हमने वॉल्ट डिज्नी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कॉमिक वॉल्ट डिज्नी के बारे में। जब वॉल्ट डिज्नी के एनिमेटेड कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होने लग गए थे ना, जैसे मिकी माउस, डोनाल्ड डक और दूसरे कैरेक्टर्स कॉमिक स्ट्रिप्स और कॉमिक बुक्स में भी आने लग गए थे। धीरे धीरे डिज्नी कॉमिक्स अमेरिकन पॉपुलर कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। डिज्नी कॉमिक्स की एक पब्लिकेशन है वॉल्ट डिज्नीज कॉमिक्स एंड स्टोरीज। इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। इसमें मिकी माउस, डोनाल्ड डक और दूसरे डिज्नी कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज पब्लिश होती है। स्टोरीज में ह्यूमर होता है, फैमिली होती है, पैसे होते हैं, वर्क होता है, हर दिन की प्रॉब्लम्स होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं, ये सारी थीम्स मिलती है। मिकी माउस डिज्नी का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर है। एनिमेशन में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद में मिकी कॉमिक स्ट्रिप्स और कॉमिक बुक्स में भी आया। उसकी स्टोरीज में एडवेंचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी सिचुएशंस मिलती थी। मिकी की जो पॉपुलैरिटी थी उसने डिज्नी कैरेक्टर्स को एक ऐसी ऑडियंस तक पहुंचाया जो उन्हें रीडिंग मटेरियल के रूप में भी कंज्यूम करने लग गई थी। एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स के लिए मिकी माउस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोनाल्ड डक का कैरेक्टर है। डोनाल्ड डक की कॉमिक पर्सनैलिटी, उसके शॉर्ट टेम्पर, उसके बैड लक, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ये जो रोज़ रोज़ की उसकी परेशानियां होती है उससे जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ उसके 3 नेफ्यूज़ भी दिखाते हैं। डोनाल्ड की स्टोरीज़ में फैमिली रिलेशनशिप्स, मनी, वर्क, कंपटीशन, एडवेंचर ये सब कुछ बार बार आता है। डोनाल्ड डक का कैरेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट हुआ कि उसके लिए एक अलग से कॉमिक पब्लिकेशन भी आने लगी। उसकी पहली अमेरिकन कॉमिक बुक स्टोरी डोनाल्ड डक फाइंड्स पायरेट गोल्ड 1942 में पब्लिश हुई थी। इस स्टोरी में कार्ल बार्क्स का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। कार्ल बार्क्स कौन थे? ये नाम अच्छे से याद रखना है आपको। कार्ल बार्क्स डिज्नी कॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर और आर्टिस्ट में से एक थे। उन्होंने डोनाल्ड डक की कॉमिक वर्ल्ड को बहुत डेवलप किया। उन्होंने लगभग 500 डिज्नी डक स्टोरीज बनाई और डोनाल्ड डक को एक मच रिचर कॉमिक कैरेक्टर बनाया। बार्क्स की स्टोरीज में डोनाल्ड के साथ उसके नेफ्यूज़, जो तीनों नेफ्यूज़ थे, वो भी दिखाई देते थे। आगे चलकर स्क्रूज मैकडक भी डिज्नी कॉमिक वर्ल्ड का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बना था। स्क्रूज मैकडक कौन है? अब ये हैं डोनाल्ड डक के अंकल। ये बहुत ज़्यादा वेल्दी बिजनेसमैन है। यहाँ से कॉमिक में पैसा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और वेल्थ ये सारे सब्जेक्ट भी आने लग गए थे और यहीं से डिज्नी कॉमिक्स की क्रिटिकल रीडिंग शुरू भी हो गई थी। लिटरेरी और कल्चरल क्रिटिक्स ने ये भी पूछा है कि इन स्टोरीज में सोसाइटी और इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। डिज्नी कॉमिक्स में पैसा, बिजनेस, खरीदना, बेचना, वेल्थ और कंपटीशन ये सब के रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं। इसी वजह से स्कॉलर्स ने इन कॉमिक्स को कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, क्लास और आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी किया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी का मतलब होता है वो आइडियाज़ और वैल्यूज़ जो किसी सोसाइटी में नॉर्मल और नेचुरल दिखाए जाने लगती है। डिज्नी कॉमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टडीज़ में एरियल डॉफमैन और आर्मंड मैटरआर्ट की बुक हाउ टू रीड डोनाल्ड डक इम्पेरियलिस्ट आइडियोलॉजी इन द डिज्नी कॉमिक आती है। ये बुक पहली बार 1971 में स्पेनिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी और डिज्नी कॉमिक्स को मार्क्सिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ती है। इसका फोकस खास तौर पर डोनाल्ड डक कॉमिक्स में दिखाई देने वाली कैपिटलिस्ट और इम्पेरियलिस्ट आइडियोलॉजी पर है। डॉफमैन और मैटरआर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि डिज्नी कॉमिक्स केवल बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। उनके अकॉर्डिंग स्टोरीज में पर्टिकुलर सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ लगातार दिखाई देते रहते हैं। उनकी क्रिटिसिज्म में कैपिटलिज्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डक बर्ग की दुनिया में पैसा और इकोनॉमिक एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई देते हैं। स्क्रूज मैकडक वेल्थ का सबसे बड़ा सिंबल है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। डोनाल्ड अक्सर पैसे की प्रॉब्लम से परेशान रहता है और दूसरे कैरेक्टर्स भी पैसे और सक्सेस के पीछे भागते दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्पेरियलिज्म। डॉफमैन और मेटल आर्ट ने खास तौर पर उन स्टोरीज को एनालाइज किया जिनमें डोनाल्ड, स्क्रूज या दूसरे डिज्नी कैरेक्टर्स फॉनर या सपोजली प्रिमिटिव लैंड्स में जाते हैं। इन स्टोरीज में अक्सर वहाँ के लोगों को नेटिव्स या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, जबकि जो डिज्नी कैरेक्टर्स होते थे वो कंपैरेटिवली जो पावरफुल और रिसोर्सफुल दिखाई देते थे। फॉरेन लैंड्स में गोल्ड, ट्रेजर और नेचुरल रिसोर्सेज की खोज वाली स्टोरीज के माध्यम से ऑथर ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि डिज्नी कॉमिक्स में इम्पेरियलिस्ट रिलेशनशिप को एंटरटेनिंग एडवेंचर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। हाउ टू रीड डोनाल्ड डक में नोबल सैवेज का जो आइडिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी है जिसमें इंडिजीनियस या सपोजली प्रिमिटिव लोगों को बिल्कुल सिंपल और इनोसेंट दिखाया जाता है, जबकि उनकी सोसाइटीज़ को इकोनॉमिकली और कल्चरली लेस डेवलप्ड माना जाता है। डिज्नी कॉमिक्स की क्रिटिकल रीडिंग में डकबग भी इम्पॉर्टेंट है। डकबग वो फाइनेंशियल सिटी है जहाँ पर डोनाल्ड डक, स्क्रूज मैकडक और दूसरे कैरेक्टर्स रहते थे। इन कॉमिक्स के थ्रू रीडर्स को अमेरिकन स्टाइल आइडियाज़ अबाउट फैमिली, पैसा, सक्सेस, कंजप्शन, बिजनेस और सोशल रिलेशनशिप्स दिखाई देते हैं। एक बात याद रखना, वॉल्ट डिज्नी का नाम कॉमिक्स के साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्ट डिज्नी ने ये कॉमिक्स खुद लिखी है या ड्रॉ की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिज्नी कॉमिक्स एक बड़े प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा थी। इसमें अलग अलग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने कैरेक्टर्स और स्टोरीज डेवलप की। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।